हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो इंडिया के ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स स्पेस का आज के टाइम कंबाइंड मार्केट शेयर 98,000 करोड़ का है। और इसी के साथ ऐसा एस्टिमेटेड है कि ये मार्केट शेयर 2030 तक बढ़ के 2.7 लाख करोड़ हो जाएगा। और आज के टाइम इंडिया में अगर इन दोनों ही स्पेसेस में कोई एक कंपनी कंप्लीटली डोमिनेट करती है तो वो है जोमेटो, जो कि इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट में 55% का मार्केट शेयर और अपने क्विक कॉमर्स आर्म ब्लिंकिट के चलते इंडिया के क्विक कॉमर्स स्पेस में भी 35% का मार्केट शेयर होल्ड करती है, जो कि इनके सारे ही कंपेटिटर्स से ज्यादा है। अब अपने इसी शेयर डोमिनेंस के चलते जोमेटो, जिसका कि रिसेंटली नाम चेंज करके इटर्नल कर दिया गया है, इन्होंने पहली बार जून 2023 के क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट करी और उसके बाद से कंपनी के प्रॉफिट्स और इसके साथ ही इनके स्टॉक प्राइस में हमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली। पर फिर पिछले कुछ टाइम में इंडिया में इन दोनों ही स्पेसेस में हमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बढ़ता हुआ कंपटीशन, रैपिड एक्सपेंशन, प्राइस वॉर और एक्विजिशंस, जिसकी वजह से जोमेटो, जो कि रिसेंटली निफ्टी 50 का भी पार्ट बना था, इसकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। बिकॉज कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें हमें सितंबर 2024 के बाद से वापस से एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। अब इस पूरी ही सिचुएशन को देखते हुए मैंने जोमेटो और इस पूरी इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल पे अपनी रिसर्च स्टार्ट करी और जो भी चीज़ें मैंने फाइंड आउट करी वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। एंड ऑल्सो इस वीडियो के एंड तक आपको जोमेटो के बिजनेस और इस पूरी इंडस्ट्री के फ्यूचर ट्रेंड के बारे में एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। सो हाय गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और इस चैनल पे मैं आपके लिए इन्वेस्टिंग और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इजी वे में ब्रेक डाउन करता हूं, जिससे आप एक बेटर इन्वेस्टर बन पाओ। तो अगर आप हमारे एफर्ट्स को रिवॉर्ड करना चाहते हो तो प्लीज अपना एक छोटा सा लाइक इस वीडियो को दे दीजिएगा एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के हमारे वीडियो को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस इंडस्ट्री और इसमें जोमेटो के बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करूंगा कि वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज थी जिनके चलते जोमेटो ने अपने कंपेटिटर्स के अगेंस्ट प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव किया। सेकेंडली हम देखेंगे कि वो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं और वो कौन सा ऐसा कंपटीशन है जिसके चलते आज के टाइम जोमेटो को लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। और थर्डली हम देखेंगे कि इस इंडस्ट्री की फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है और व्हाट लाइज अहेड फॉर जोमेटो। तो सबसे पहले अगर आप जोमेटो के बिजनेस वर्टिकल्स को देखोगे तो आज के टाइम इनका बिजनेस 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है इनका फूड डिलीवरी का बिजनेस, सेकंड आता है इनका हाइपर प्योर, जो कि B2B सप्लाई चेन का बिजनेस है। थर्डली ये क्विक कॉमर्स स्पेस में वर्क करते हैं थ्रू ब्लिंकिट। और फोर्थ आता है इनका गोइंग आउट और टिकटिंग का बिजनेस, जिसके लिए रिसेंटली इन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऐप को लॉन्च किया है। अब अगर आप रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में देखोगे तो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर इनका फूड डिलीवरी का बिजनेस है, जो कि 39.9% कंट्रीब्यूट करता है इनके टोटल रेवेन्यू में, जिसका नंबर आ जाता है 8,080 करोड़। सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है इनका हाइपर प्योर का बिजनेस, जो कि 30% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, जिसने रिसेंट क्वार्टर में 6,196 करोड़ रुपीज का कंट्रीब्यूशन दिया है। थर्ड आ जाता है इनका क्विक कॉमर्स का बिजनेस, जो कि 25% कंट्रीब्यूट करता है इनके टोटल रेवेन्यू में, जिसका नंबर निकल के आता है 5,206 करोड़। और फोर्थ जो लोएस्ट कंट्रीब्यूटर है वो इनका टिकटिंग का बिजनेस, जो कि केवल 4% ही कंट्रीब्यूट करता है और जिसके रिसेंट क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू आए 737 करोड़। पर इन सब चीजों के अगेंस्ट अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में देखोगे ना, तो अभी भी कंपनी की पूरी ही प्रॉफिटेबिलिटी इनका फूड डिलीवरी बिजनेस ही ड्राइव कर रहा है और बाकी के बचे हुए तीनों ही सेगमेंट अभी भी लॉसेज में है। एंड इसीलिए हम सबसे पहले कंपनी के इसी फूड डिलीवरी सेगमेंट, जो कि इनका मेन प्रॉफिट इंजन है, इससे अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी इंडस्ट्री में भी क्या हो रहा है और इसमें किस तरह की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। प्लस जोमेटो ने इसमें ऐसा क्या किया जिससे स्विगी जैसे डीप पॉकेट्स वाले कंपेटिटर के अगेंस्ट ये प्रॉफिटेबल हो पाए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इंडिया के फूड डिलीवरी बिजनेस के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दूं, तो आज के टाइम ये पूरी ही इंडस्ट्री 66,000 करोड़ की है, जो कि ऐसा एस्टिमेटेड है कि 2030 तक बढ़ के 1.6 लाख करोड़ की हो जाएगी। और जिसमें जोमेटो का जो करंट मार्केट शेयर है वो अराउंड 54 से 56% का है और जो बाकी का बचा हुआ मार्केट शेयर है वो स्विगी होल्ड करता है। और इसी पूरी इंडस्ट्री में जोमेटो ने अपने जो करंट मार्जिन हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है ऑफ अराउंड 19%। तो देखिए ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि इंडिया के फूड डिलीवरी स्पेस में अभी भी एक अच्छी खासी ग्रोथ का पोटेंशियल बाकी है। पर यहाँ पर जोमेटो के पास स्विगी के अगेंस्ट एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज ये है कि अभी तक ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्पेस में जो भी ग्रोथ आई है वो मेजरली टियर 1 और टियर 2 सिटी से ड्राइव हुई है। पर अब आगे आने वाले टाइम में जो भी ग्रोथ ड्राइव होगी वो मेजरली टियर 3 और टियर 4 सिटी से ड्राइव होगी। और ऐसे में क्योंकि जोमेटो ने ऑलरेडी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इसमें अचीव कर लिया है और कई सारी स्ट्रेटजीज के चलते इस बिजनेस को क्रैक कर लिया है, तो उनके लिए ये आगे आने वाला जो ग्रोथ है वो स्विगी के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अगर हम बात करें उन स्ट्रेटजीज की जिसके चलते जोमेटो ने इस पूरे ही स्पेस में प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव किया है, तो इधर उन्होंने 5 मेजर स्ट्रेटजीज का यूज़ किया है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है, जिसके चलते जोमेटो अपने पर ऑर्डर की जो डिलीवरी कॉस्ट है उसको ग्रेजुअली डिक्रीज कर पाया है। और ये सब वो कर पाया है अपनी इंप्रूव्ड राउटिंग एल्गोरिथम के चलते, जिसके चलते इन्हें ऑर्डर्स की डेंसिटी वगैरह पता चल जाती थी कि कौन से एरिया से कितने ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, और उसी के चलते जो अपने डिलीवरी पार्टनर्स थे वो उनको लोकेट करते थे, जिससे जो डिलीवरी कॉस्ट है, जो कि कंपनी केस में एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वो उसको ग्रेजुअली डिक्रीज कर पाए। अब इसके बाद इनका सेकंड स्ट्रेटजी था इनका प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन, जिधर ये अपने रेस्टोरेंट पार्टनर से
उनके लिस्टेड रेस्टोरेंट को टॉप पे दिखाने के लिए और उसके एडवर्टाइजमेंट को दिखाने के लिए कुछ पैसे लेते हैं, जो कि इनका एक स्टेडी रेवेन्यू सोर्स है। और ये रेवेन्यू सोर्स काफ़ी तेजी से बढ़ भी रहा है और ये इनका काफ़ी ज़्यादा हाई मार्जिन रेवेन्यू सोर्स है। इसके बाद इनका थर्ड जो पूरा स्ट्रेटजी है वो है इनका गोल्ड सब्सक्रिप्शन, जो कि एक अपवर्ड सब्सक्रिप्शन है जो कि इनका कस्टमर लेता है, जिससे पहले तो वो इनके बिजनेस से स्टिकी रहता है क्योंकि वो बार बार गोल्ड सब्सक्रिप्शन के चलते जोमेटो पे ही वापस आएगा और इससे रिपीट ऑर्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसके बाद फोर्थ स्ट्रेटजी था इनका रैशनलाइजेशन इन डिस्काउंट्स, जहां पर आज के टाइम इन्होंने अपने रिपीट जो कस्टमर्स हैं उनके केस में डिस्काउंट्स को ऑलमोस्ट ओवर कर दिया है और केवल डिस्काउंट्स नए कस्टमर्स के लिए थोड़ा बहुत बाकी हैं। और इसके बाद जो फिफ्थ इनका स्ट्रेटजी था वो था डीलिस्टिंग ऑफ रेस्टोरेंट्स, जहां पर रिसेंट में कंपनी ने 19,000 ऐसे रेस्टोरेंट्स को डीलिस्ट कर दिया है अपने प्लेटफॉर्म से, जिनके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हाइजीन के इशू या फिर क्वालिटी के इशू आ रहे थे, जिससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इनका रिफंड वगैरह का कॉस्ट था वो बढ़ जा रहा था। और इससे जो कस्टमर्स है उनका स्टिकीनेस बढ़ गया है कंपनी को रिलेटेड, और उनका जो लॉयल्टी भी रहेगा ऑफ रिपीटिंग ऑर्डर्स वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। बट वहीं इसके अगेंस्ट अगर आप स्विगी को देखोगे तो स्विगी अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैवी डिस्काउंट्स पे ही रिलाई करता है और इनका राउटिंग एल्गोरिथम भी काफ़ी ज़्यादा अभी ऑप्टिमाइज नहीं है। प्लस अगर आप बात करोगे एड रेवेन्यू की, जो कि इनको अपने रेस्टोरेंट पार्टनर से मिलता है, वो भी अभी काफी कम लेवल पे है एज कम्पेयर टू जोमेटो। अब आपको याद है कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये डिस्कस किया था कि अभी तक टीयर 1 और टीयर 2 के एक्सपेंशन में ही जो जोमेटो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव कर पाया है। इससे उन्हें आने वाले टाइम में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इन टीयर 3 एंड टीयर 4 एक्सपेंशन। तो वो कैसे, उसके लिए मैं आपको इस पूरे ही बिजनेस की यूनिट इकोनॉमिक समझाता हूँ। तो देखिए, अगर आप जोमेटो का बिजनेस देखो तो आज के टाइम इनका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 400 से 450 रुपीज़ के अराउंड है, जिसमें से अगर इनका टेक रेट आप देखोगे तो कमीशन वाइज वो 22 से 25% है। और जिसमें एड मोनेटाइजेशन अगर आप अलग से मिला दो, जो कि रेस्टोरेंट से लिया जाता है, तो 5 to 6% रेवेन्यू और बढ़ जाता है, जिसमें इनको डिलीवरी कॉस्ट पड़ती है 20 to 25 रुपीज़ पर ऑर्डर। कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचते हैं 6 to 7% के और एडजस्टेड एबिटा मार्जिन बचते हैं 19% के। अब यहाँ जैसे हमने देखा कि करंट में कंपनी की जो ऑर्डर वैल्यू है एवरेज वो है अराउंड 400 से 450 रुपीज़। अब जब टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज़ में ये एक्सपेंड करेंगे तो ये थोड़ी ऑर्डर वैल्यू कम होगी, जिससे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है। पर इसके अगेंस्ट क्योंकि स्विगी के केस में ये ऑलरेडी अभी भी लॉसेज में ही चल रहे हैं, तो उनके लिए ये एक्सपेंशन और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और उन्हें और भी ज़्यादा कैश बर्न करना पड़ेगा अपने पूरे ही फूड डिलीवरी को एक्सपेंड करने के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के सेकंड बिजनेस वर्टिकल के बारे में, जो कि इनका फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस वर्टिकल भी है, जो कि इनका क्विक कॉमर्स का सेगमेंट, जिसमें कंपनी ब्लिंकिट के थ्रू ऑपरेट करती है। अब ब्लिंकिट में ये हाइपर लोकल डिलीवरीज करते हैं ऑफ ग्रोसरीज, पर्सनल केयर और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की विद इन 10 मिनट्स। अब इस पूरे ही सेगमेंट की ग्रोथ अगर आप इंडिया में देखोगे तो करंट में इस पूरी इंडस्ट्री का मार्केट साइज 30,000 करोड़ का है और ऐसा एस्टिमेटेड है कि 2030 तक बढ़ के 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो जाएगा, जो कि एक 25% CAGR की ग्रोथ है। अब भले ही इंडिया के क्विक कॉमर्स सेगमेंट में ब्लिंकिट 35% का मार्केट शेयर होल्ड करता है, जो कि जेप्टो और इंस्टामार्ट से ज्यादा है, बट स्टिल कंपनी अभी लॉसेज में है। इसके अगेंस्ट अगर आप कंपनी के रेवेन्यू मॉडल को देखोगे तो कंपनी दो तरीकों से रेवेन्यू कमाती है, जहां पर जो भी प्रोडक्ट ही अपने ब्लिंकिट के प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, उस प्रोडक्ट पे जो मार्कअप यानी मार्जिन होता है उससे ये पैसा कमाते हैं, जो कि जनरली काफ़ी ज़्यादा थिन होता है। एंड इसीलिए इस पूरे ही मार्जिन के बिजनेस को भी कंपनी मार्केट प्लेस मॉडल से इन्वेंट्री लेड मॉडल पे शिफ्ट करने का प्लान कर रही है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और सेकंड जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर आता है वो आता है इनका डिलीवरी फीस। अब ऑल तो कंपनी का ये वाला सेगमेंट लॉसेज में है, पर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, जहां पर अगर आप कंपनी का करंट में रेवेन्यू देखोगे लेटेस्ट क्वार्टर में तो वो है 5,206 करोड़ का, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ हमें 126% की ईयर इन ईयर देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैगरिंग नंबर्स हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू को देखोगे तो वो 22,000 करोड़ की है और इनके जो मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 में केवल 10.6 मिलियन थे, वो 13.7 मिलियन हो गए हैं लेटेस्ट क्वार्टर में। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी के केस में जो इनका एडजस्टेड एबिटा था वो अभी कुछ क्वार्टर्स पहले तक ब्रेक इवन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था, जहाँ पर अगर आप इस डेटा में देखो तो ये चीज़ हमें क्लियरली देखने को मिल रही है कि इनके एडजस्टेड एबिटा के सेक्शन में क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 25 में अगर आप देखोगे एज अ परसेंटेज ऑफ नेट ऑर्डर वैल्यू के टर्म्स में इनका जो एबिटा है -0.1% पे आ गया था, जो कि ब्रेक इवन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। पर फिर उसके बाद से क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में वापस से हमें इस एबिटा में फॉल देखने को मिला, जिस वजह से कंपनी केस में लॉसेस बढ़ते हुए देखने को मिले। अब इन मार्जिन के ड्रॉप होने के पीछे का रीजन था इस इंडस्ट्री में बढ़ता हुआ कॉम्पिटिशन, जिसके बारे में हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे। पर उससे पहले हम इस पूरी बिजनेस के थर्ड वर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इनका हाइपर प्योर का बिजनेस, जो कि एक B2B सप्लाई चेन है। अब हाइपर प्योर के थ्रू कंपनी डिफरेंट बिजनेसेस लाइक रेस्टोरेंट्स वगैरह को फ्रेश प्रोड्यूस, ग्रोसरीज, डेयरी आइटम्स, मीट और किचन एसेंशियल सप्लाई करता है, जिससे कंपनी का मेजर रेवेन्यू आता है। और इसके अलावा कंपनी रिसेंटली अपने जो खुद के ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स हैं, जिसके थ्रू आप अपना सामान मंगाते हो, उनको भी चीज़ें सप्लाई करना चालू कर चुका है, जिससे कंपनी के जो मार्जिन है वो थोड़े इंप्रूव भी हुए हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस पूरे ही बिजनेस में कंपनी के जो अभी भी मार्जिन है काफ़ी ज़्यादा थिन है। अब इंडिया में अगर आप करंटली B2B सप्लाई चेन की इंडस्ट्री का मार्केट साइज देखोगे तो वो 50 to 60,000 करोड़ का है
और ऐसा एस्टिमेटेड है कि आने वाले 5 से 7 सालों में ये इंडस्ट्री भी 10 to 12% CAGR से ग्रो होगी। अब अगर आप कंपनी के हाइपर प्योर के बिजनेस का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देखोगे तो कंपनी के हाइपर प्योर के बिजनेस ने इनके पूरे ही रेवेन्यू में सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है, जहां पर रीसेंट क्वार्टर में रेवेन्यू के टर्म्स में इसने 6,196 करोड़ के रेवेन्यू शो किए हैं, जिसमें हमें ईयर बेसिस पे 95% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप एडजस्टेड एबिटा की बात करोगे तो इसने अभी भी 43 करोड़ के लॉसेस ही शो किए हैं। और अगर आप सेगमेंट मिक्स देखोगे तो करंट में हाइपर प्योर 60% जो बिजनेस करता है वो रेस्टोरेंट के साथ करता है, और जो 40% सारी डिलीवरीज करता है वो खुद के अपने ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स को करता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली ये है कि कंपनी अपने जो हाइपर प्योर का फोकस है वो धीरे धीरे अपने ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स पे ही कर रही है, बिकॉज इधर से कंपनी को बेटर मार्जिन मिलते हैं। और यही रीजन है कि अगर आप रिसेंट में नंबर्स को देखोगे तो कंपनी का जो एडजस्टेड एबिटा है उसमें कंपनी का जो मार्जिन है इस पूरे बिजनेस से वो धीरे धीरे में इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद आता है इनका फोर्थ और फाइनल बिजनेस वर्टिकल, जो कि है इनका गोइंग आउट और टिकटिंग का बिजनेस। अब इस बिजनेस को इन्होंने रिसेंटली पेटीएम से मार्च 2024 में 2014 करोड़ में एक्वायर किया था, और उसके बाद इन्होंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मूवीज़ की टिकट्स, कॉन्सर्ट्स की टिकट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स की और इवन बाहर डाइनिंग आउट की जो टिकट्स या फिर बुकिंग है वो कर सकते हो। अब अगर आप इस इंडस्ट्री की बात करो तो इंडिया में जो इवेंट टिकटिंग का मार्केट है ये करंटली $1.5 बिलियन का है, जो कि ईयरली बेसिस पे 15 to 18% CAGR से ग्रो कर रहा है। और जैसे जैसे इंडिया में आज के टाइम यंगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उनके अमंग जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज होती जा रही है, उसी के साथ ये जो मार्केट है ये आज के टाइम एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो कर रहा है। अब अगर आप कंपनी के इस बिजनेस वर्टिकल का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देखोगे तो लेटेस्ट क्वार्टर में रेवेन्यू इन्होंने 737 करोड़ से कंट्रीब्यूट किया है, और वहीं पर अगर आप ईयर ग्रोथ देखोगे तो वो 186% की आपको शो करेगा। पर इस ग्रोथ को आपको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा ही बिजनेस है ये कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा नया है। इसके बाद अगर आप इनके एडजस्टेड एबिटा देखोगे तो उसमें आपको 30 करोड़ के लॉसेस देखने को मिलेंगे, और मंथली ट्रांजैक्शन जो है वो आज के टाइम 1.2 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये तो हमने कंपनी के सारे ही बिजनेस वर्टिकल का जो एक ओवरव्यू था वो लिया। अब इसके बाद हम आते हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि कंपनी के ये जो सारे बिजनेस वर्टिकल्स हैं इनमें हमें किस तरीके के चैलेंजेस और किस तरीके का कंपटीशन देखने को मिल रहा है, जिस वजह से रिसेंटली कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो हमें लॉसेज में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट बिफोर वी कम टू दैट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक स्लाइटली मोर एक सीरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो और अपने इन्वेस्टिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो आप कंसीडर कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन करना, जहां पर मैं आपको टाइमली बेसिस पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज और कंपनीज के रिगार्डिंग इस तरीके की डिटेल एनालिसिस टाइम टू टाइम प्रेजेंट करता रहता हूं। तो हमारी मेंबरशिप को आप चेकआउट कर सकते हो, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर हमारे चैनल पेज पे जाके आप उस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। अब देखिए, अगर आप चैलेंजेस की बात करोगे ना तो आज के टाइम कंपनी के ऑलमोस्ट सारे ही बिजनेस सेगमेंट में हमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पर अगर आप सबसे बिगेस्ट चैलेंज की बात करोगे तो वो हमें देखने को मिल रहा है कंपनी के क्विक कॉमर्स सेगमेंट यानी इनके ब्लिंकिट के बिजनेस में। तो देखिए, जब हम ब्लिंकिट के बिजनेस को डिस्कस कर रहे थे तो उधर मैंने आपको बताया था कि अभी से कुछ क्वार्टर्स पहले तक कंपनी के जो एडजस्टेड एबिटा थे इस बिजनेस में वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के काफ़ी ज़्यादा नियर आ गए थे। पर फिर हमने देखा कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में वापस से इनके जो एडजस्टेड एबिटा है उसमें हमें फॉल देखने को मिला। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि पहले कंपनी इस पूरे ही बिजनेस को उसी पेस से ग्रो कर रही थी जिस पेस से उन्हें मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही थी। पर फिर अचानक से कुछ क्वार्टर्स पहले इस पूरी इंडस्ट्री में एक शिफ्ट हमें देखने को मिला, और वो शिफ्ट क्या था उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया की जो क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री है वर्क किस तरह करती है। तो देखिए, इस इंडस्ट्री में एक पैटर्न ये ऑब्जर्व किया गया है कि कोई भी कंपनी अगर एक एरिया में पर्टिकुलरली अपने जो डार्क स्टोर्स हैं उनको जल्दी ओपन कर लेती है और उधर उस एरिया के जो कस्टमर्स हैं वो उस ऐप से जब ऑर्डर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उधर उनको कस्टमर डिलीवरी फास्ट मिलती है और जो कस्टमर्स का एक्सपीरियंस भी होता है वो बेटर होता है। तो ऐसे में विथ टाइम ये देखा गया है कि वो जो नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं उस एरिया के वो उसी पर्टिकुलर जो ऐप है या फिर ब्रांड है उसके साथ स्टिक रहते हैं। एंड इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक जो क्विक कॉमर्स ब्रांड है वो एक पर्टिकुलर एरिया में अपने डार्क स्टोर्स को जल्दी ओपन करके उधर होल्ड बनाए। अब इसी वजह से जहाँ पर पहले ब्लिंकिट एक स्टेबल तरीके से ग्रो कर रहा था अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करने के लिए, वहीं पर जब उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो अदर प्लेयर्स हैं लाइक जेप्टो या इंस्टामार्ट वो कैश बर्न करके हर एक एरिया को कैप्चर करते जा रहे हैं अपने डार्क स्टोर्स ओपन करके, तो ऐसे में उन्हें मजबूरन अपनी इस स्ट्रेटजी को साइडलाइन करके काफ़ी तेजी से अपने न्यू डार्क स्टोर्स को एक्सपेंड करना पड़ा, जिस वजह से उनके जो प्रॉफिट मार्जिन थे फिर से काफ़ी ज़्यादा फॉल हो गए। और उनके जो मैनेजमेंट उनका ये भी कहना है कि राइट नाउ उनका जो मेन फोकस है वो यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से अपने जो डार्क स्टोर्स का नेटवर्क है उसको ओपन कर सकें। एंड ड्यू टू दिस मैसिव एक्सपेंशन जहाँ पर कंपनी के ऑलरेडी जो डार्क स्टोर्स हैं वो कैपेसिटी वाइज अभी भी 40% अनयूटिलाइज चल रहे हैं, वहीं इसके अगेंस्ट कंपनी अभी भी न्यू स्टोर्स ओपन करती जा रही है। अब देखिए, जब भी कंपनी ऐसा एक्सपेंशन करती है तो ऐसे में केवल खर्चा उस एक्सपेंशन का नहीं होता बल्कि उसके साथ साथ कंपनी को अपने टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपडेट करना पड़ता है,
प्लस जो उनका डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी मैसिव एक्सपेंशन करना पड़ता है, जिस वजह से कंपनी के इसमें इनके जो एबिटा मार्जिन है इतने बड़े लेवल पर फॉल हुए। अब इसके बाद अगर हम कंपनी के सेकंड बिजनेस वर्टिकल की चैलेंजेस देखें, जो कि इनका फूड डिलीवरी का बिजनेस, तो अगर आप अभी तक इनका ऑपरेटिंग मैट्रिक्स देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में कंपनी के केस में इनके जो मंथली ट्रांजेक्शन कस्टमर्स हैं उनका जो नंबर है वो हमें स्टैग्नेटेड होते हुए देखने को मिला है पिछले 3 से 4 क्वार्टर्स में। और वहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मंथली एक्टिव डिलीवरी पार्टनर जो हैं उनका भी नंबर हमें पिछले कुछ क्वार्टर से कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड ये चीज़ कंपनी के फूड डिलीवरी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट डाल रही है। और इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि कंपनी का खुद का ब्लिंकिट यानी इनका क्विक कॉमर्स का बिजनेस इनके जोमेटो के बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, बिकॉज ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि अब ब्लिंकिट से रेडी टू ईट आइटम्स मंगाने लगे हैं, जिस वजह से उनके जो ऑर्डर्स हैं ऑन जोमेटो फॉर फूड डिलीवरी वो कम होते जा रहे हैं। अब थर्डली अगर हम कंपनी के हाइपर प्योर बिजनेस के बारे में बात करें तो इसके केस में हमने एक चीज़ तो पॉजिटिव देखी थी कि क्योंकि अब ये काफ़ी सारे आइटम्स अपने खुद के ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स को सप्लाई करने लगे हैं, तो उधर से इनके मार्जिन तो इंप्रूव हुए हैं। पर इधर अभी भी ये जो पूरा ही बिजनेस है ये काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट और लो मार्जिन बिजनेस है, जहाँ पर वर्किंग कैपिटल काफ़ी ज़्यादा हाई है। सेकेंडली इस पूरी ही इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारे नए प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं, जैसे कि अमेजॉन, उड़ान और जंबो टेल जैसे बिजनेस, जो कि कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन देना स्टार्ट कर चुके हैं। पर थर्ड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बिजनेस मॉडल में है वो ये है कि ये पूरा ही बिजनेस क्रेडिट पे चलता है, यानी जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह सप्लाई करते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह को, वो उन्हें क्रेडिट पे देना पड़ता है और इस केस में कई बार इनका जो पूरा ही पेमेंट है वो डिले भी हो जाता है। अब इसके बाद अगर इनके फोर्थ बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करें, जो कि ये ऑनलाइन टिकटिंग का और गोइंग आउट का बिजनेस, तो ये काफ़ी ज़्यादा सीजनल बिजनेस है और इस बिजनेस की अभी काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग फेज ही है। और इसके साथ ही अगर इस इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे तो इसमें ऑलरेडी बुक माई शो एक ऑलमोस्ट मोनोपोली बना हुआ है, जो कि कंपनी के लिए अभी बहुत बड़ा थ्रेट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री केस में अभी हमें देखना पड़ेगा कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी का ये जो पूरा ही बिजनेस है वो किस तरीके से प्ले आउट होता है, और ये अभी इसके काफ़ी ज़्यादा अर्ली स्टेजेस है ना। अब इसके बाद फाइनली हम आते हैं अपने वीडियो के पार्ट 3 पे, जहाँ पर हम समझते हैं कि इस इंडस्ट्री के फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है और क्या आगे आने वाले टाइम में जोमेटो वापस से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर पाएगा। तो इसके केस में शुरुआत करते हैं हम ब्लिंकिट से ही, बिकॉज यही इनका सबसे मेजरली हिट सेगमेंट है। तो इसके केस में देखिए, कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर आप सुनोगे इनके रीसेंट कॉन कॉल में, तो उन्होंने इस चीज़ को साफ बोल दिया है कि अभी कंपनी का जो फोकस है वो मेजरली न्यू डार्क स्टोर्स का जो नेटवर्क है उसको एक्सपेंड करने का है, और अभी इसके चलते वो अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको डिले कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद ये मान ली है कि नियर टर्म्स में आप कंपनी के केस में और भी ज़्यादा लॉसेस देख सकते हो। सेकेंडली अगर आपको याद हो कि जब हम ब्लिंकिट के बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उधर मैंने आपको बताया था कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अपने ब्लिंकिट में मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए मार्केट प्लेस मॉडल से अपने मॉडल को इन्वेंट्री लेड मॉडल पे शिफ्ट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए, अभी आपने ध्यान दिया हो तो रिसेंटली जो ब्लिंकिट है वो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक टीवी, एसी और फ्रिज वगैरह भी अपने जो स्टोर है उस पर सेल कर रहा है। अब ऐसे केस में अभी तक ये क्या कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स आपको अपनी ऐप पे देखने को मिल रहे हैं, जब आप उसको ऑर्डर करते हो तो वो किसी एक थर्ड पार्टी रीसेलर के थ्रू आपके पास आता है, और जो भी सारा इन्वेंट्री कॉस्ट रखता है वो उसी रीसेलर का लगता है, और बीच में बहुत ही कम मार्जिन मिलता है ब्लिंकिट को, बिकॉज इस केस में जो रीसेलर है वही सारा इन्वेंट्री का कॉस्ट और रिस्क उठा रहा है। पर अब जब ये ब्लिंकिट आगे आने वाले टाइम में अपने आप को खुद इन्वेंट्री लेड मॉडल पे शिफ्ट कर लेगा, यानी अब वो ये सारे आइटम्स खुद खरीद के अपने पास स्टोर रखेगा, तो उसका इन्वेंट्री कॉस्ट भी इनके केस में बढ़ेगा और रिस्क भी बढ़ जाएगा कि क्योंकि अगर इन सारे आइटम्स में कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसका एक बड़ा कॉस्ट ब्लिंकिट को पे करना पड़ेगा। तो इस पूरी चीज़ों के चलते कंपनी के मार्जिन फर्दर आगे आने वाले टाइम में इंप्रूव तो होंगे, पर उससे पहले कंपनी को काफ़ी सारे री इन्वेस्टमेंट और काफ़ी सारा रिस्क अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस पूरे मॉडल को शिफ्ट करने के लिए। सेकेंडली इनका जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है वो रिलेटिवली स्टेबल तरीके से ग्रो होगा, और आगे आने वाले टाइम में मार्केट्स में जो डिमांड है वो किस तरीके से रहती है इस पर कंप्लीटली डिपेंड करेगा। और लास्टली अगर आप बात करोगे इनके हाइपर प्योर और डिस्ट्रिक्ट के बिजनेस की, तो हाइपर प्योर के केस में जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी केस में अभी भी मार्जिन काफ़ी ज़्यादा थिन है, और आगे आने वाले टाइम में क्योंकि कंपटीशन भी नया आ रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अमेजॉन जैसे जो प्लेयर्स हैं वो इस पूरी स्पेस में कितनी स्पेंडिंग के साथ आते हैं, जिसके इम्पैक्ट हमें डायरेक्टली कंपनी के बिजनेस पे पड़ेगा। और सेम जो चीज़ है वो हमें डिस्ट्रिक्ट के केस में देखने को मिल रही है कि अभी ये बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और ऊपर से ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये सीजनलिटी ऑफ डिमांड पर भी डिपेंड करती है। तो आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी जो मार्केट मोनोपोली है लाइक बुक माई शो उससे किस तरीके से compete कर पा रही है। तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो हमने देखा कि पिछले कुछ टाइम में पेंट सेक्टर और इवन वायर सेक्टर में बिरला की एंट्री के बाद इवन जो इस सेक्टर की बड़ी बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज थी लाइक एशियन पेंट्स, जिनका 60% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर था इस पूरी पेंट इंडस्ट्री में और एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन बेस भी था, उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स में पिछले कुछ सालों में हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है,
जिस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस ने भी 3 से 4 सालों से किसी तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। बट वहीं इसको अगर आप जोमेटो के केस से कंपेयर करोगे तो इधर तो कंपटीशन और भी ज़्यादा टफ है, बिकॉज जोमेटो के जो कंपेटिटर्स हैं लाइक जेप्टो, इंस्टामार्ट या अमेजॉन, ये तो प्रॉफिटेबिलिटी देख भी नहीं रहे। इनका मेजर फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश बर्न करके तेजी से मार्केट शेयर को एक्वायर किया जाए। तो ऐसे केस में जोमेटो के लिए जो पूरा ही गेम है वो और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ टाइम पहले तक जोमेटो को इन्वेस्टर्स इसीलिए प्रेफरेंस दे रहे थे बिकॉज जोमेटो के प्रॉफिट्स में हमें जे कर्व का एक ग्रोथ देखने को मिल रहा था। पर जैसे ही ये सारी कंपेटिटर्स की वजह से अब ये जो पूरे मार्जिन से वापस से फॉल हो रहे हैं, तो ऐसे में मान के चलिए अगले 3 से 4 सालों में अगर कंपनी 2 to 3,000 करोड़ अचीव करने वाली थी प्रॉफिट्स में, तो अब वो जो 2 to 3,000 करोड़ के प्रॉफिट है वो 6 से 7 साल के लिए शिफ्ट हो गए हैं, बिकॉज नियर टर्म्स में अब जो स्टोरी है वो चेंज होने वाली है। सो दिस वॉज माई कंप्लीट एनालिसिस ऑन दिस इंडस्ट्री एंड दिस कंपनी। तो आपका जोमेटो को लेकर आने वाले टाइम में क्या व्यू है, कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी नई इंडस्ट्री या कंपनी को डिटेल में आपके लिए कवर करूं, तो उसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर मेंबरशिप कम्युनिटी, जिसका कि लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।